हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगली क्लास में। और अब तक में हमने बहुत सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, यानी कि फ्लक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करवाऊँ, चूँकि आपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि इसके जस्ट पीछे वाले में पढ़ा था वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती, मतलब ख़त्म होती हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मतलब किसी भी चार्ज से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी वो उसके मैग्नीट्यूड पर यानी परिमाण पर डिपेंड करता है। परिमाण अगर किसी आवेश का ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस जगह पर ज़्यादा होगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ये भी बात आपने पढ़ी थी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी कि वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं, ये एनर्जी को कैरी करती हैं, मतलब इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। चूँकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जब ये एनर्जी कहीं से पास होती है तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, और ये एनर्जी किसी ना किसी सरफेस से पास होगी। जैसे हमारी बॉडी से पास होगी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगी। तो बेसिकली किस तरीके से ये कितने वॉल्यूम से कितनी लाइन, कितने जगह से कितने सरफेस से कितनी लाइन पास की, ये कैलकुलेट करने का तरीका है फ्लक्स, जो कि हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसमें हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शुरुआत किसकी होगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हिंदी में बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, है ना। जब हम इसको वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं तो आखिर में ये वैद्युत फ्लक्स है क्या, इसकी पूरी तरीके से मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ। देखिए, आपके घर पे एक खिड़की लगी हुई है, उससे हवा आती है। आपके कमरे के अंदर कितनी हवा आएगी ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक बार ज़रा सा चैट बॉक्स में छापिएगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ और पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आपने अब तक थोड़ा सा दूसरे प्रकार से पढ़ करके रखी है, लेकिन यहाँ पर आपको उसको समझना ज़रूरी है। आप सब जानते होंगे किसके बारे में? एरिया के बारे में। एरिया मतलब क्षेत्रफल, है ना। तो एरिया पढ़ना है आपको। क्या बात करते हैं सर, इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, जो ये एरिया है आज आपको पढ़ना है कि एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना है? एरिया वेक्टर, मतलब क्षेत्रफल सदिश पढ़ना है आपको। अभी तक क्षेत्रफल आपने पढ़ा था कि अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल आपको मिलने वाला है वो क्षेत्रफल सदिश क्वांटिटी होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो लिखनी है वो यही लिखनी है। क्या लिखनी है? कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वाह, आपने तो एकदम से जज्बात बदल दिए, है ना। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आज से स्केलर को भूल जाना है। और इसके बाद दूसरा नंबर, फिर इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो डायरेक्शन होगी किसकी? एरिया की, वो परपेंडिकुलर होगी किसकी? सरफेस के। यानी कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन किसी भी सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। देखिए, अभी फिजिक्स में आपको दो तरीके की सरफेसेस पढ़ने के लिए मिलेंगी। एक को हम बोलते हैं ओपन सरफेस, एक को हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। थोड़ा सा दिलाऊंगा फील, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एरिया वेक्टर की फील दिलाने का प्रयास करता हूँ। तो हिंदी वाले लिख लेंगे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसका जो दिशा होती है वो सरफेस के यानी कि सतह के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, सपोज ये है और ये है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक इसकी लंबाई जो है वो यल है और चौड़ाई बी है। मैंने कोई एक आयत
रेक्टेंगल रखा है ना, ये वाला पॉइंट नाम दे दिया ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, तो आप कहेंगे कि इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लेकिन अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बराबर सबसे पहले ये मतलब ए बी वेक्टर इंटू ए डी वेक्टर, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो एरिया बराबर हो गया ए बी वेक्टर इंटू ए डी वेक्टर। इधर वाला मैं मिटाऊंगा जरा सा आपको इसकी थोड़ी सी और फील दिलाने के लिए, तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। वैसे मुझे लगता है इसको आपने उतार ही लिया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 डायरेक्शन एक्स वाई और जेड ये पढ़ करके रखी है ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई अपने पास, और ये जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इस तरीके से 3 एक्सिस हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक्स जेड प्लेन में एक रिंग बना दी, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी है ना, ठीक से बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक रिंग बना दी जिसकी रेडियस r है, और मैंने आपसे पूछा कि इसका एरिया वेक्टर बताइए, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, तो देखिए रिंग का एरिया तो वही होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स जेड प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, वाई, और सभी के आप जानते हैं आई कैप इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आप देखिए कि जब ये एक्स जेड प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो पाई आर स्क्वायर जे कैप, यही प्लस, ऊपर अगर आप प्लस मानना चाहते हैं तो प्लस मान लीजिए, नीचे माइनस, तो इसका जो एरिया वेक्टर निकला वो पाई आर स्क्वायर जे कैप हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट कहानी है ना। ये एक्स जेड प्लेन में रखी हुई थी हमारे पास, आर रेडियस की एक रिंग है। अब जब ये रिंग है एक्स जेड प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। अब वाई एक्सिस में मतलब हम गए, यानी कि जे कैप आएगा डायरेक्शन इसका, तो ऊपर गए तो प्लस जे हमने मान लिया, नीचे गए तो माइनस जे, तो दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कुछ यहीं पर मिटाते हैं, ये बात समझ में आ गई है ना, क्यों हमने प्लस माइनस जे लिखा, ये बात आपको आ ही जानी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और एक सवाल और लेते हैं। तो देखिए अब जज्बात जो बदले थे वो शायद ठीक हो गए होंगे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और इस पे हमने इस तरीके से ये एक बना दिया। ये वाली लेंथ एल है, ये वाली लेंथ बी है, और ये कहानी होगी, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर L इंटू बी। अब L इंटू बी मतलब एल बी होगा। ओहो, मैंने वेक्टर लगा दिया इसके भी ऊपर, ठीक है, L इंटू बी। लेकिन क्या है, देखिए एक्स जेड प्लेन में ये है, और ऊपर वाई नीचे वाई, या तो नीचे परपेंडिकुलर ले सकते हैं या फिर ऊपर परपेंडिकुलर ले सकते हैं, मतलब माइनस का एल बी जे कैप या फिर प्लस का एल बी जे कैप। दो में से आप कुछ भी लिखें, चाहे प्लस का एल बी जे कैप लिख दें और चाहे माइनस का एल बी जे कैप लिख दें, दोनों बातें बिल्कुल क्या होंगी, सेम, ठीक है, दोनों ले सकते हैं आप। हाँ, एक प्रॉब्लम के लिए एक ही मानना है। एक बार हमने प्लस ले लिया तो उस प्रॉब्लम के लिए प्लस ही लेंगे, एक बार हमने माइनस ले लिया तो उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे। हर बार बदल नहीं सकते, होल लाइफ में ये काम नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये है कि एक बार आपने माइनस ले लिया तो हमेशा माइनस लेते चलेंगे उसके लिए, एक बार आपने प्लस ले लिया है तो हमेशा प्लस लेते चलेंगे उसके लिए, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हो गई। अब मैंने आपसे बताई कि 2 तरीके की सरफेसेस हैं। वैसे ये करना आपको अच्छी तरीके से आने लग जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो क्षेत्रफल सदिश पढ़ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स सभी तो ऐसे ही लिखा है ना। तो सरफेस जो होंगी यानी कि सतह, वो हमारे पास 2 तरीके की होंगी फिजिक्स में।
एक हमारे पास आएगी ओपन सरफेस। कौन सी सरफेस? ओपन। और एक हमारे पास आएगी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना। मतलब एक खुली सतह होगी और एक बंद सतह होगी। सपोज करिएगा आप, ओपन सरफेस का मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक रिंग बना करके इस तरीके से आपके सामने रखी थी, है ना। ओपन सरफेस की बात करते हैं। ये हो गया एक रिंग आर, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या तो नीचे, है ना। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ले लिया। एक मान लीजिए कुछ ये कहानी हो गई, ये एक एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर जाएंगे या तो इसके परपेंडिकुलर नीचे ले सकते हैं। दो में से एक कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना। तो जब दो में से एक कुछ भी ले सकते हैं तो ये कहानी हो गई। तो जो ओपन सरफेस होंगी उनके लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपको ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। चाहे अपवर्ड लें चाहे डाउनवर्ड ले लेंगे, मतलब ये हमेशा इसके क्या होगी? लंबवत होगी, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। क्लोज सरफेस का फिर क्या है साहब? तो क्लोज सरफेस की बात करते हैं थोड़ा सा। किसकी बात करेंगे? क्लोज्ड सरफेस की, ठीक। तो ओपन सरफेस समझ में आ गई। जितनी भी 2D सरफेसेस हैं उनको अपन ओपन सरफेस ही बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। अब क्लोज्ड सरफेस जो 3D सरफेस है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस को हमने यहाँ पर ये बना दिया एक स्फीयर। ये क्या है? स्फीयर, सर्किल नहीं मानना है, लिख दिया मैंने गोला, ठीक है ना। ये हमारे पास स्फीयर है। तो क्लोज सरफेस में जो डायरेक्शन लेनी है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेनी है, मतलब बाहर की ओर नॉर्मल लेनी है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। मतलब ये अगर आर त्रिज्या का एक गोला है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया क्या? एरिया वेक्टर। ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमेशा क्या? आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। भाई इसमें तो केंद्र से मिलाते हुए खींच देंगे, है ना। ये परपेंडिकुलर ही होता है। कहीं से भी आप क्या करें? सेंटर से मिलाते हुए खींच दें तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक। तो इसके लिए डायरेक्शन ये हो गई। ये गोले की बात हमने कर ली। एक मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ, क्या? तो क्यूब ले लेते हैं एक बार, उसमें भी डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर सीधे पहुँचेंगे कहाँ पर? वैद्युत फ्लक्स में। ये आपको आएगा तो अच्छी तरीके से फील भी आएगी किसकी? वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक क्यूब बना लिया। अब थोड़ा सा मेरी माप जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। ये देखिए ये वाली ज़्यादा होगी ना। हाँ भाई, ठीक है। ये क्यूब है तो इसमें 6 सरफेसेस होती हैं। तो आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे। देखिए ये ऊपर वाली प्लेन है तो इसके लिए ये हो गया, ये इधर वाले के लिए ये हो गया, इधर वाले के लिए ये हो गया। मतलब सबके आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे बाहर की ओर निकलती हुई। तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन लेंगे, ठीक है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए बेलन है हमारे पास, तो ये सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, ये हो गया इस तरीके से। इसके आउटवर्ड नॉर्मल तो इस तरीके से ले लेंगे। तो ये आपको क्या लेनी है? डायरेक्शन, ठीक है ना। आगे गाउस प्रमेय में बहुत अच्छी तरीके से आपको इनका यूज करना पड़ेगा कि हम डायरेक्शन एरिया वेक्टर की किधर लेंगे, इसलिए ये बात मैंने आपको पढ़ाई है और वहीं से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, वही आपके पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आपको ये सारी कहानियाँ बतानी होंगी जो कि अभी आपके सामने आने वाली। तो एक बार बताइए चैट बॉक्स में कि क्या जो एरिया वेक्टर है यानी कि क्षेत्रफल सदिश, इसकी कहानी क्लियर है, किस तरीके से हमको लेना है और क्या लिखना है और कौन सी डायरेक्शन किस सरफेस के लिए होगी। इतनी बात समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है? पहले इतना बताइए, फिर अब आगे चलेंगे, ठीक है।
यहाँ तक की कहानी क्लियर। चैट बॉक्स में छापिए एक बार, जल्दी से जल्दी छापिए, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। सब क्लियर है? आइए अब चलेंगे किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपके कमरे में एक खिड़की लगी हुई है और उससे हवा आने का प्रोसेस है, तो वो कितनी हवा आएगी ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, आप बताइएगा ज़रा सा चैट बॉक्स में। तो अगर आप देखेंगे तो कमरे में आने वाली हवा 2-3 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले आपके कमरे की खिड़की का एरिया कितना बड़ा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हवा की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, भाई जितना तेज़ हवा होगी उतनी ज़्यादा हवा आएगी, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हवा का एंगल क्या, अगर सीधे जस्ट खिड़की के सामने से हवा आ रही तो पूरी पूरी हवा आएगी। अगर हवा इधर से आ रही, भले ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन वो आपके कमरे के अंदर कम इंटर करेगी। तो इन 3 बातों पर क्या निर्भर करता है, आपके कमरे में आने वाली हवा डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से वैद्युत फ्लक्स जो है 3 बातों पर, इन्हीं पर डिपेंड करेगा, जिसमें हवा की जगह क्या आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उनसे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई है पूरी तरीके से? आइए अब इसको थोड़ा सा साइंस के वर्ड में समझने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, यहाँ से लिखते हैं तो वहाँ तक में आ भी जाएगी, परपेंडिकुलर, ओहो ठीक है, टू ए प्लेन सरफेस। तो किसी भी प्लेन सरफेस से, या सरफेस कैसी भी हो सकती है, किसी भी सरफेस से जो बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की जितनी संख्या पास होती है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो किसी भी प्लेन से गुजरने वाले या सतह से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो कि कैसी गुजर रही होगी, अभिलंबवत। तो किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए ये स्ट्रगल है कि किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो मैंने ये आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने अभी 3 चीज़ें बताई आपसे कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 3 बातों पर डिपेंडेंट होगा। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ ये है, इसको अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, तो फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, फाई ई, ठीक है। तो फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया, जितना ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा, जिस तरीके से आपके कमरे में आने वाली हवा का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा वेग है उतनी ज़्यादा हवा आएगी। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा आएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसको अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा सिंबल से रिप्रेजेंट भी मैं कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अपना एरिया है, ये हो गया एरिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही, ये तो देखिए इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई और परपेंडिकुलर गुजर रही इस एरिया के परपेंडिकुलर गुजरने वाली लाइन कितनी है, 3 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 3 हो गया। ये पहली बात हो गई। सेकंड नंबर मैंने आपसे कहा था कि ये डिपेंड करेगा किस पे, एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगा, फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा आप एरिया को बढ़ाएंगे
वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस बना दी, ठीक है ना, एक मैंने सरफेस और बना दी यहीं पर जो कि परपेंडिकुलर है, वो सरफेस सिर्फ इतनी बड़ी है। तो आप देखिए इससे 2 ही लाइन क्रॉस हो रही है, इससे वाले से कितनी लाइन क्रॉस हो रही है, 3 लाइन क्रॉस हो रही है ना। तो इसी में मैंने दोहरा काम कर दिया है। वैसे आप चाहे तो दूसरी जगह पर भी बना सकते हैं हर एक पॉइंट के साथ, अगर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने ये एक बना दिया सरफेस और ये एक बना दी दूसरी सरफेस, ठीक है। इनसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पास कर दी। तो देखिए एक एरिया ये A1 है, एक एरिया ये A2 है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, लेकिन इससे 4 लाइन पास हो रही, इससे 2 लाइन पास हो रही हैं। तो मतलब इसका एरिया बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इसका जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, ज़्यादा है, और दूसरे वाले का एरिया जो है वो छोटा है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कम है, ठीक है ना। तो फाई ई का सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और आप जानते हैं कि जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता है वहाँ पर कास थीटा आता है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपका हो जाए। अब देखिए यहाँ पर थीटा की बात है, तो मैंने आपसे कहा है कि अगर आपकी खिड़की के इस तरीके से, ऐसे आपकी खिड़की लगी है ये, और हवा जा रही है इस तरीके से, तो आपकी खिड़की की तरफ हवा नहीं आएगी। अगर आपकी खिड़की की तरफ हवा नहीं आएगी, अगर इस तरीके से जाएगी तो कुछ ना कुछ हवा आएगी, अगर हवा इस तरीके से आएगी तो पूरी की पूरी हवा आएगी। मतलब एंगल पर भी डिपेंडेंट है कि इस खिड़की से यानी इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो ये वही थीटा यहाँ पर आया। इसकी भी फील मैं आपको दिलाता हूँ, इतना आपने मुझे लगता है कर लिया होगा। तो पहली बात को मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर पे कि फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकेंड नंबर फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब एरिया। थर्ड नंबर की बात करते हैं, और थर्ड नंबर किस तरीके से है उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर थीटा की बात आएगी, ठीक है ना। जो आपकी उतारने की चीज़ें हैं मैंने उधर की तरफ लिखी हैं, तो ये कहानी हो गई, ठीक। अभी बहुत मज़ा आने वाला है, आप अच्छी तरीके से इसको फील कर पाएंगे। और ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसकी डायमेंशन पूछी जाती है, और सारी चीज़ें मैं आपको पल भर में याद दिलाने वाला हूँ। आप खिड़की का एग्जाम्पल याद रखेंगे, पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी के साथ फील कर पाएंगे। अब सपोज करिए ये इस तरीके से एक फ्लक्स, एक सरफेस अपने पास, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। इसका परपेंडिकुलर अगर हम बनाएं तो मान लीजिए वो इस तरीके से एरिया वेक्टर है ना, ये सरफेस, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये एरिया वेक्टर और ये ई है। ई और ए के बीच में ये वाला जो एंगल बन गया ये क्या है, थीटा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही है, ये एरिया वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है। तो इस ई और ए के बीच का जो एंगल बना थीटा, इस पर भी वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करेगा। या तो थोड़ा सा और फील अच्छी तरीके से दिलाऊं तो मान लो मैंने ये बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक सरफेस रखी इसके परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए कोई एक सरफेस थी मेरे पास जो मैंने रख दी, इसका एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है। तो परपेंडिकुलर इस लाइन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, सभी गुजर रही हैं, टोटल लाइंस गुजर रही हैं। तो इसके और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है भैया ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर है और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। ई एंड ए के बीच में जो थीटा है वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री। क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही है, तो टोटल लाइंस इसी से पास हो रही। अब मान लो मैंने इसी सरफेस को जिसका एरिया ए है
थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो अब देखिए इतना ही ये था, अभी भी इतना ही ये है, इसका एरिया अभी भी ए है, लेकिन अब क्या इससे अभी भी उतना ही फ्लक्स गुजर रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये वाली लाइन पहले इससे गुजर रही थी इस एरिया से, लेकिन अब ये वाली लाइन इस एरिया से नहीं क्रॉस कर रही है। तो मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जो एंगल बन गया इसके साथ इस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर थीटा कम या ज़्यादा होगा, कोण ज़्यादा कम होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। और बेसिकली ये थीटा नहीं कास थीटा है, ठीक है ना, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये कास थीटा पर डिपेंड करता है। तो ये कहानी हो गई किसकी, वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत फ्लक्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस होंगी, पास होंगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इसको फाई ई से डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला ई डॉट ए होगा, और फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। ये इन तीन बातों पर ये सारी कहानी क्या होती है, डिपेंड करती है। एक बार बताइए यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है? इसमें अगर कोई समस्या हो आपको तो बता सकते हैं आप, थोड़ा सा आप कहें तो मैं इसको और क्लैरिफाई करूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए शुरू वाली केस में अगर हम देखें तो ई और ए के बीच में जो एंगल आया वो 0 डिग्री आया, तो कास 0 की वैल्यू होती है 1। अगर कास 0 की वैल्यू 1 होगी तो फाई ई बराबर ई ए होगा। तो थीटा अगर 0 है तो फाई ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फाई ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। थीटा अगर 0 डिग्री है तो फाई ई मैक्सिमम प्राप्त होगा। अब अगर सोचिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने जो भी हमारे पास सरफेस है, ठीक है, उसको यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। ये एक सरफेस थी हमारे पास, इसका एरिया ए है, इस तरीके से रख दिया तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से जा रहा है। क्या इस एरिया के परपेंडिकुलर से एक भी लाइन क्रॉस हो रही है? मतलब इसके परपेंडिकुलर से लाइन ऐसे जाती तो जाती या तो ऐसे जाती तो जाती, इससे कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। इसलिए एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात हो गई। तो अब तक हमने जो बात की यहाँ तक की बात क्लियर है। अब थोड़ा सा देखेंगे आपको कि किसी भी चीज़ का एरिया आप विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यही एक रिंग बना करके दे दी, है ना, ये एक रिंग है जो मैंने आपको बनाई, इसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, और इससे इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जा रही, ठीक है। इसके साथ जो एंगल बना रही हैं ये 30 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ एंगल बना रही हैं वो 30 डिग्री का। तो सरफेस के साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है। आपको बताना है फाई ई कितना होगा। कमेंट कीजिए एक बार कितना आएगा, ये बात आपको बतानी है। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। बहुत फोकस्ड होकर के आपको क्लास को देखनी है, सब कुछ आप आसानी के साथ बिल्कुल कर पाएंगे। तो देखिए ये 30 डिग्री है तो इसका एरिया जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये वाले 30 डिग्री के एंगल पे है तो ये वाला एंगल इसके साथ कितना बचेगा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री, है ना भाई, 60 30 90 होगा। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगल हो जाएगा। और जब 60 डिग्री हमारे पास ये वाला एंगल हो गया इस लाइन का इसके साथ, है ना, या इस लाइन का इसके साथ, तो 60 डिग्री का जब एंगल बना तो फाई ई बराबर क्या, ई ए कास थीटा, तो ई नॉट हो गया, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर मैंने आपको बताई ही थी, पाई आर स्क्वायर। कास थीटा तो कास 60 डिग्री, है ना, तो ई नॉट पाई आर स्क्वायर कास 60 की वैल्यू 1/2। बस यही आंसर है। थोड़ा सा इसके आप बटे में कर सकते हैं
तो ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। एक सवाल लेते हैं जो कि आया हुआ सवाल है, लेकिन आप इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी। एक सवाल लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल है हमारे पास कि एक विद्युत क्षेत्र है अपने पास जिसकी वैल्यू है E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और वोल्ट पर मीटर, है ना, यानी न्यूटन पर कूलाम भी होता है मात्रक। और हमारे पास जो एरिया है वो 0.2j कैप मीटर स्क्वायर ये रखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ई, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो ई ए कास थीटा मैंने आपसे कहा था। अब या तो फिर इसी को अपन क्या करते हैं, ई डॉट ए करते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखिए, जब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपने पढ़ा होगा, देखिए अगर आपके पास है वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई होता है या नहीं होता। बस वही करना है। ए एक्स तो ए एक्स हो गया 2, बी में एक्स में है ही नहीं चूँकि वाई में का जे कैप है, तो इंटू 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 0.2 हो गया, तो ये वाला तो 0 हो गया, प्लस 3 2 जा 0.6 मतलब 0.6। अब वैद्युत फ्लक्स की यूनिट मैंने आपको बताई नहीं है तो बता देता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर हो गई ई की, या फिर न्यूटन पर कूलाम हो गई। तो न्यूटन पर कूलाम इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, है ना। या तो फिर इसी का वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो वोल्ट मीटर भी एक यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट इसकी क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या फिर वोल्ट मीटर, ठीक है, 2 यूनिट हो गई। हिंदी में भी लिख देते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और या फिर वोल्ट मीटर, 2 में से एक कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक बार इसका डायमेंशनल फार्मूला जरा सा बताइएगा क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगी। तो ये इसका मात्रक, चाहे आप ये वाला लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, आपका सवाल हो चुका है और ये पूछा जा चुका सवाल है आपका, जो मैंने अभी अभी आपको करवाया है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारे पास। अब इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाँ बीमा बताइए, बीमा अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं, मैं देख के आया, ठीक है। चलिए बीमा आपका इसका होमवर्क है, वीडियो को पॉज करने के बाद या ख़त्म करने के बाद आपको या फिर अभी के अभी चैट बॉक्स में छाप दीजिए, या फिर जाना है और कमेंट बॉक्स में सबको अपनी अपनी बीमाएँ छापनी है, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब जब हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो सरफेस अब तक हमने ली हैं ये सभी एक सिंपल सी थी और इनमें आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। कभी कभी सरफेस जो होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक क्यू चार्ज यहाँ पर रखा था और उसने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस जगह पर प्रोड्यूस कर दी, और हमारे पास जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, हमको ये बताना है। या तो थोड़ा सा अगर मैं और अच्छा बनाऊं तो मान लीजिए कुछ ऐसी सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं, ठीक है। अब अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं तो आप देखिए यहाँ पर अगर
क्या करेंगे, हम छोटा छोटा एरिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर कहानी अलग अलग है, तो एक छोटा छोटा एरिया स्मॉल ds ले लेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर यही हो गया। यहाँ पर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, लेकिन इस ds के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, तो ये E हो गया, ये A हो गया। तो इस तरीके से इनके बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए फार्मूला लगाएंगे कि छोटा छोटा एरिया ले रहे हैं तो d फाई E निकलेगा। d मतलब छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, और फिर सबको कैलकुलेट करेंगे तो E डॉट A हो गया। यानी कि अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि फाई E बराबर सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। इसकी चर्चा गाउस प्रमेय में हम और अच्छी तरीके से करेंगे। आज की कहानी को यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम गाउस प्रमेय के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, ये पहले बताना है, और इसके बाद क्लास कैसी लगी है ये कमेंट आपको ज़रूर करना है। कोई चीज़ न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें या कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं आपको सारी चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं अगली क्लास में। हैप्पी लर्निंग।